Sandeep Mahapatra, all the faculty and friends. सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी-कभी आजकल तो जेएनयू बहुत सुर्खियों में रहता है, चर्चा में रहता है। तो मैंने पढ़ा कि किसी का ये ओपिनियन है और मैं कहना नहीं चाहती किसका, कि हमारे देश के हिंदू राष्ट्र बनने के बीच में अगर कोई खड़ा है तो जेएनयू खड़ा है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मतलब बावजूद इसके कि जेएनयू इज माय अल्मा मैटर, जेएनयू की अभी मैं बहुत तारीफों के बोल भी मारने वाली हूँ, मगर इतना इम्पोर्टेंट जेएनयू नहीं है। तो अगर मतलब किसी को ये गलत फहमी हो रही है तो पहले उसको साफ किया जाए कि भाई इतनी बड़ी जो है जंग नहीं लड़ी जा रही, बहुत सारी जंग लड़ी जा रही है यहाँ, मगर इतनी बड़ी नहीं लड़ी जा रही। मगर जेएनयू का नेशन में कंट्रीब्यूशन क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जेएनयू क्या है, कैसी यूनिवर्सिटी। और मैं 3-4 चीज बोलना चाहती हूँ, मुझे लगता है जेएनयू की वो खास बात है। सबसे पहली ये कि जेएनयू में तकरीबन 55% एमफिल पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, 35% एमए एमएससी के स्टूडेंट्स हैं और 10% बीए के स्टूडेंट्स हैं। तो इस मामले में जेएनयू यूनिक है, दैट जेएनयू इज अ रिसर्च यूनिवर्सिटी। देश की ज्यादातर यूनिवर्सिटी में ये संख्या उल्टी होती है, उल्टी क्या 70-80% तक बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट्स होते हैं और एमए और एमफिल पीएचडी मिलाएं तो वो 10-15% में निपट जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जेएनयू की कुछ खासियत है। पहला है कि जेएनयू रिसर्च यूनिवर्सिटी। अब रिसर्च क्या है, लोग पूछ सकते हैं कि रिसर्च की इंपॉर्टेंस ही क्या है, मगर जेएनयू में और बाकी यूनिवर्सिटीज में भी रह के जो समझ में आता है कि भाई जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तब तो हम यही पढ़ते हैं कि हर चीज इंफॉर्मेशन है, ऑब्जेक्टिव फैक्ट है, याद करो और हो गई याद। मगर जब बैचलर्स में पहुंचते हैं तो समझ में आता है कि फैक्ट के ऊपर पर्सपेक्टिव भी है, राय भी है। ऐसा नहीं है मामला, उतना सीधा नहीं। तो किसकी किसकी एक्सपर्ट राय है, क्या क्या लोग बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, वी गेट एक्सपोज टू दैट एट द बैचलर्स लेवल। एमए के लेवल तक जाते जाते, मास्टर्स के लेवल तक जाते जाते समझ में ये आता है कि सिर्फ राय का मामला नहीं है, राय में तो बहस है, इसकी राय पे राय है और फैक्ट्स डिस्प्यूटेड है। भाई हमारे देश में कितने लोग गरीब हैं, ये तो कब कितनी बड़ी डिस्प्यूट चल रही है, तो फैक्ट भी डिस्प्यूटेड है। और आप फैक्ट, किस चीज को फैक्ट मानते हैं और उस पे आपकी क्या राय है, राय के ऊपर क्या राय है, ये मास्टर्स में हम सीखते हैं। और एमफिल पीएचडी में जाके हम अपने पैर पर खड़े होके बहुत फैक्ट जान लिए, बहुत राय जान ली, बहुत तर्क जान लिए, उसके बाद हम अपनी पसंद से कुछ चीज चुनते हैं और अपने पैर पर खड़े होके किसी एक आइडिया को प्रोसेस करके इंडिपेंडेंट माइंड, जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस, पैदा सोच पर। ये नहीं कहना कि इसने ये कहा हम इससे अभी इंप्रेस हो गए, अब उल्टी बात सुनिए वो भी बड़ी अच्छी लग रही है, नहीं, थोड़ा और गहराई से सोच पाना और अपनी एक पुख्ता राय बना पाना किसी भी मुद्दे, दैट इज रिसर्च। व्हाई इज रिसर्च इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री? बिकॉज एनी कंट्री जो दूसरे किसी का गुलाम नहीं होना चाहती इंटेलेक्चुअली, वो चाहेगी कि उसके अपने इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस हो हर मामले। अब जेएनयू में पहली चीज तो ये कि जेएनयू रिसर्च यूनिवर्सिटी है और ये इसकी खासियत है। तो संदीप यहाँ बैठे हैं, संदीप और मैं कितना झगड़ा किया हम लोगों ने, मगर संदीप जब प्रेसिडेंट थे, मैं वाइस प्रेसिडेंट थी उस टाइम, तो उसके अगले साल प्रेसिडेंट बने। तो उस साल जो है वो यूनिवर्सिटी ने एक शॉर्ट टर्म सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स शुरू किया, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बहुत हम लोग एक साल भर झगड़ा करते थे उस मामले में। जेएनयू केम टुगेदर, ओल्ड एडवर्सरीज केम टुगेदर, हम लोगों ने जॉइंट क्लास कैंपेन की और जॉइंट स्ट्रगल किया कि ये शॉर्ट टर्म कोर्स जेएनयू में नहीं चलेगा, सेल्फ फाइनेंसिंग भी नहीं चलेगा। और जब स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस है तो स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वही काम कराने के लिए क्यों बनवा रहे? मगर ये शॉर्ट टर्म कोर्स से क्यों हम लोगों को तकलीफ?
कैप्सूल इंफॉर्मेशन देके भेज, बट दैट इज नॉट द पर्पस। बहुत जगह हो रहा है ये। वो जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी को क्यों बदलो? जेएनयू की एक दूसरी खासियत है, कि जेएनयू को हम बोलते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो बहुत है देश में, मगर जेएनयू को हम बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद ऑल इंडिया कैरेक्टर। जब जेएनयू वालों से पूछोगे कैसी यूनिवर्सिटी, कहेंगे ऑल इंडिया कैरेक्टर। अब ये ऑल इंडिया कैरेक्टर कैसे हो गया? जेएनयू भी तो तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तरह हो सकती थी कि मतलब अब कलकत्ता में है तो बंगाल के लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में है तो वहां लोग ज्यादा उस राज्य के ज्यादा पढ़ रहे हैं, दिल्ली में है तो दिल्ली के ज्यादा पढ़ते हैं। बट जेएनयू में शुरू से ही एडमिशन पॉलिसी पे एक बहस चली, और जेएनयू की एडमिशन पॉलिसी हर 5 साल पे रिव्यू होती है। लोग बोलते हैं अच्छा रिकॉर्ड लो, कहां से आए, किस जिले से लोग आए। तो जेएनयू ऐसी यूनिवर्सिटी है कि देश का कोई जिला नहीं होगा, देश का कोई धर्म नहीं होगा, कोई जात नहीं होगी, कोई किसी तरह के आप आइडेंटिटी मार्कर की बात कर लीजिए जहां के लोग जेएनयू में ना पढ़े। और ये जो इंडियन थॉट है, ये जो इंटेलेक्चुअल सेल्फ इंडिपेंडेंस की बात है कि खुद अपने पैर पे खड़े होकर सोच पाए, उसमें हमको सिर्फ क्लासिकल और बड़े बड़े आइडियाज के साथ साथ जहां जेएनयू का कंट्रीब्यूशन है। मैं जानती हूँ मेरे इंग्लिश सेंटर में लोग बोलते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट के इस शहर जिले के इस ट्राइब से हैं, इस हिल पे रहते हैं, हमारे ये गाने हैं, हम सदियों से गा रहे हैं और हम उस पे काम कर रहे हैं। तो देश का कोई जिला नहीं होगा जहां से जो छात्र आए, क्योंकि रिसर्च तो टू वे प्रोसेस होती है, हम बहुत कुछ अपने टीचर्स से सीखते हैं, मगर रिसर्च करके तो आर्काइव ऑफ नॉलेज में स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देश का एक ऐसा जिला नहीं होगा, ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं होगी जिसके बारे में जेएनयू में पढ़ाई नहीं। वहां ये किसने कौन कवि थे, वहां जो है क्या कल्चर है, वहां की पॉलिटिक्स में क्या हुआ। और साथ ही चूंकि इंटरनेशनल स्टडीज है तो शायद ही कोई देश हो पिछले इतने सालों में जिसके ऊपर जेएनयू में कभी ना कभी काम ना हुआ कि उस देश में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये जो यूनिक ऑल इंडिया कैरेक्टर और स्टूडेंट्स का हॉस्टल में एक दूसरे के साथ रहना, बहुत से लोग जब अलग राज्य, अलग भाषा बोलने वाले, अलग धर्म, अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, उनको लगता है अरे, पर जेएनयू में तो लोग 4-5 साल, 2 साल एमए किया, एमफिल अगर 2 साल किया, हॉस्टल में एक साथ रह रहे हैं, तो ये यूनिक एक्सपीरियंस और कहीं नहीं। तो हमारे टाइम पे 90 संदीप से पहले जब बत्तीलाल बेरवा जो 2 टाइम जेएनयू के दलित प्रेसिडेंट, जब हॉस्टल की बहुत बड़ी क्राइसिस हुई तो एजिटेशन किस चीज पे चला? सिर्फ कमरा नहीं, व्हाट डिड स्टूडेंट्स से कि भाई जेएनयू का ऑल इंडिया कैरेक्टर खराब हो जाएगा, अगर लोगों को पैसा देके रहना पड़ेगा तो लोकल लोग आएंगे, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्र सरकार उसको फंड करती है, तो उसका मेजर ये होगा कि उसमें देश भर से हर तरह के लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, या केंद्र से पैसा मिलके एक ही तरह के या लगभग एक ही क्षेत्र के या लगभग एक ही जाति के या लगभग एक ही टाइप के लोगों को पढ़ाया जाए। तो देश में एससी एसटी रिजर्वेशन हुआ, उससे पहले 70 में जेएनयू के लोगों ने, स्टूडेंट्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन सबने मिलकर सोचा कि नहीं, हमको एससी एसटी रिजर्वेशन शुरू कर देना, हमको चाहिए डेप्रिवेशन पॉइंट स्पेशल, दलित स्टूडेंट्स नहीं आ रहे। देश में 2006 में ओबीसी रिजर्वेशन हुआ, 1999 में जेएनयू के तमाम संगठन जो है, ये बात अलग है कि उसके बाद मार हुई, बगल में आ रहे हैं उसपे मगर तमाम संगठन इंक्लूडिंग एबीवीपी, सारे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस, सारे समाजवादी, जितने ऑर्गेनाइजेशन से, सबने कहा 99 में हम सबको लगा कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें तो जेएनयू ने अपने आप सोची कि कैसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कहां से लोग नहीं आ रहे, किसको पढ़ना चाहिए, एंड नेशन बिल्डिंग का मतलब क्या है। तो ये जेएनयू का बहुत हद तक कल्चर है। अब जेएनयू की पॉलिटिक्स, क्योंकि लोग जेएनयू को एकेडमिकली जानते हैं, पॉलिटिकली भी जानते हैं, तो अब पॉलिटिक्स में क्या है, कांस्टेंट अकाउंटेबिलिटी, जवाब देना पड़ेगा। जेएनयू एसयू स्टूडेंट्स यूनियन की ये सब तारीफ की बातें हैं कि अपने आप इलेक्शन करते हैं, मगर डिबेट होना पड़ेगा, बहस होनी पड़ेगी, और साल में रिपोर्ट से पहले
एनुअल रिपोर्ट देनी पड़ेगी साल में हैंडओवर करने से पहले अगली यूनियन को, अगले चुनाव के लिए। अगर आपने साल भर में कुछ नहीं किया तो आपकी रिपोर्ट स्टूडेंट से वोट करके गिरा भी सकते हैं। बहुत हाई अकाउंटेबिलिटी है। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक, ये यहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम में है। तो अभी जैसे देश में मोदी जी जो कर रहे हैं, उन्होंने कहा हम डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं कि ब्लैक मनी पकड़ेंगे। अब लोग बोल रहे हैं कि ब्लैक मनी कितना पकड़ा गया मोदी जी, तो बोल रहे हैं जो ये सवाल पूछ रहा है वो चोर है, बेईमान है, जो है वो, जो है ये है वो। तो ये जेएनयू में नहीं चलेगा। जेएनयू प्रेसिडेंट अगर ऐसे भागने लगे सवालों से तो ये जेएनयू में चल नहीं पाएगा। वो बात है ना, बहुत अकाउंटेबिलिटी है यहाँ पे। स्टूडेंट्स जागरूक है, पूछते हैं, छोड़ते ही नहीं कि ये कहा था आपने, तो फिर इसका जवाब तो देना पड़ेगा। ऐसे सिर्फ कहने से कैसे। तो जेएनयू के पॉलिटिक्स में तर्क करना। अब मार कौन करता है? मैं नहीं कह रही कि एक ही तरह के लोग मार करते हैं, कोई विचारधारा है, कोई पॉलिटिक्स है, मगर बार बार मार करने का दिल तब चाहता है जब तर्क खत्म हो जाता है, जब आप तर्क नहीं कर पा रहे। वरना जेएनयू जैसी ऑल इंडिया कैरेक्टर की यूनिवर्सिटी में, और विदेश के भी बहुत स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हर तरह की सोच, हर तरह की विचारधारा, हर तरह की राय रखने वाले लोग हैं। बात है कि कुछ राय के साथ ज्यादा लोग हैं, कुछ राय के साथ कम लोग हैं। अब राय अजब अजब भी होती है लोगों की, हर राय से तो हर कोई एग्री नहीं करता, मगर उसमें बहस होती है ना। अब ये जो कहा गया कि जेएनयू में ये सब क्या राय हो रही है, तो बहस कीजिए। बहस करते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। और अरे तो ये करो, पुलिस भेज के जो है जेल डालो। अब लो, अब सारा जेएनयू जो है खड़ा कह रहा है क्या करे। और सही बात है, बहस कीजिए ना, तर्क करके किसी भी चीज को बोलिए कि ये सही है गलत। जेएनयू का यही तरीका। मार तभी होती है जब तर्क खत्म हो जाए। पर मेरे टाइम पे मैं कहना चाहती हूँ कि जेएनयू ने कुछ इंस्टीट्यूशंस यूनिक बनाए, और दो का मैं नाम लेना चाहूंगी खास तौर पे। जीएस कैश एक इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस, जो यहाँ संघर्ष से बने, बहुत मेहनत से बने। और ये क्यों हुए? इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस तो उस वक्त एचआरडी मिनिस्टर आए थे, उसमें एक इंसिडेंट हुआ था कि हम लोग बाहर हॉस्टल के लिए जो है नारे लगा रहे थे, तो एसआईएस का कन्वीनर थे, वो भी दलित स्टूडेंट थे, उनके साथ मार हुई थी। हम बाहर नारे लगा रहे थे कि हॉस्टल चाहिए, और अंदर से वो हो रहा था कि उस टाइम पे पोखरण का ब्लास्ट हुआ था, तो था कि पहले जमीन बचेगी तब तो हॉस्टल मिलेगा। तो हमारा था कि ये क्या बात है, अब जो है अब न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद जो है कब हॉस्टल बनेगा, कि क्या तरीका है। और हॉस्टल चाहिए भाई, स्टूडेंट्स रह नहीं पा रहे हैं एक एक कमरे में, जो आज भी हो रहा है। फिर से एक एक कमरे में 3-3, 4-4 स्टूडेंट्स रह रहे हैं। लास्ट ईयर न्यूज में पढ़ा, इतना बुरा लगा, अखबारों में पढ़ा कि स्टूडेंट्स टेंट में रह रहे हैं। तो ये सब तो अच्छी बात नहीं है, मगर उस बात पे बहस हुई कि अगर वायलेंस होगा तो प्रॉक्टर ऑफिस देखेगा, मगर अगर कास्ट वायलेंस होगा और कास्ट के, तो फिर कास्ट वायलेंस एक अलग चीज है कि नहीं। और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे प्रोफेसर सीपी भामरे के तहत बहुत बड़ी कमेटी बनी, बहुत स्टडी हुई, बहुत सेल्फ क्रिटिकल रिपोर्ट आई जेएनयू की अपनी प्रैक्टिसेस के बारे में, और तब जाके स्टूडेंट्स के संघर्ष से इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस बना। जीएस कैश बहुत बड़े संघर्ष में 99 स्टूडेंट्स जेल भी गए थे उस टाइम, जिस एजिटेशन में सब चीजें थी। तो ये हुआ कि आज सारे देश भर में यूजीसी बोल रहा है कि एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी बनाओ। रोहित वेमुला के इंसिडेंट के बाद बोल रहे हैं कि सब जगह इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस बनाओ। तो जेएनयू का स्टूडेंट्स मूवमेंट में गहराई है, डेप्थ है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की है। मगर ऐसा है कि मैं जब प्रेसिडेंट थी वो 2001 से 2 में थी, तो उस टाइम पे गुजरात 2002 भी हुआ। उस टाइम पे हमारे जो वाइस चांसलर थे उनकी टर्म खत्म हो रही थी, टर्म खत्म हो गई थी, और अगले वाइस चांसलर का सिलेक्शन होना था। तो तकरीबन 6 महीने हो गए थे, अगला वाइस चांसलर नहीं अपॉइंट हो गए। तो सब चर्चा ऐसी थी कि उस वक्त प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन जी थे। तो ये था कि वो के.आर. नारायणन जी का टर्म पूरा होने का शायद सरकार इंतजार कर रही। और जेएनयू में उन दिनों ऐसे ही सर्दी की छुट्टी में जैसे इस बार हुआ,
बहुत सारी चीजें छुट्टी में हो गई सेमेस्टर ब्रेक में। तो सेमेस्टर ब्रेक में 10th प्लान बना। मामला संस्कृत सेंटर का नहीं है, संदीप बोल रहे थे, मगर संस्कृत सेंटर पे बहस ये थी कि आप सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस में संस्कृत को क्यों नहीं रख रहे, भाई वो भारतीय भाषा है कि नहीं, स्पेशल सेंटर क्यों, बहस ये थी। बहस वाज नॉट सम एंटी संस्कृत थिंग, इफ आई एम राइट प्लीज I am right on this, that was not the debate because we were the ones debating. मगर बहस हो गई, एक अजीब सा एक डिसिप्लिन, उन्होंने कहा कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस लाना पढ़ना पड़ेगा। तो हमने कहा सर हम फिजिक्स समझते हैं, मैथमेटिक्स समझते हैं, पॉल साइंस समझते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन समझते हैं। तो जिन्होंने बनाया एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग थे, उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। उनका जो भी पढ़ोगे वो सेंटर बनने के बाद पता चलेगा। तो अब उसको हम सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन तो कह ही रहे थे कि भाई ये कैसा मिस्टीरियस चीज है कि योगिक साइंसेस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस, हम बोल रहे हैं आप डिसिप्लिन पे बहस कीजिए ना, एक नया डिसिप्लिन शुरू करना है, ट्रांसपेरेंटली कर लीजिए। तो ट्रांसपेरेंटली करेंगे तो होगा। तो उस टाइम पे जो है बहुत सारी चीजें हुई, कोड ऑफ कॉन्डक्ट लाया गया, मगर एक चीज कॉमन थी कि जेएनयू को बंद कर, ये 99 में इस पे आर्टिकल लिखे गए कि जेएनयू में पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट्स हैं। ये 2002 में जब गुजरात चल रहा था और हम लोग सब सड़कों पे उतरे हुए थे कि देश में हार्मनी बनी रहे, तो उस टाइम पे अशोक सिंघल जी, प्रवीण टोगाड़िया, इन लोगों की डिमांड थी कि जेएनयू को बंद किया जाए। अब पिछले साल जो है फिर हुआ कि जेएनयू को बंद किया जाए, और हर चीज के पीछे मतलब उस जमाने में आप देखिए कि क्या हो रहा है जेएनयू में, अलग अलग चीजें हो रही है, मगर बंद किया जाए या जेएनयू में कुछ खास कोर्स शुरू करने ही पड़ेंगे, ये सब का कोई मतलब नहीं। तो अब अगर जेएनयू को कोई जानता है और जेएनयू को अंडरमाइन करना चाहता है, जेएनयू के कैरेक्टर को बदलना है, तो सिर्फ दो चीजें उसकी बदलनी पड़ेगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो जेएनयू के जो हित में है, जेएनयू के जो पक्ष में, वो भी जानते हैं कि यही हमको सेफगार्ड करना है, और जेएनयू के जो हित में नहीं है वो भी यही जानते हैं कि इसी को हिट कर, कि जेएनयू का रिसर्च कैरेक्टर खत्म करो। मैंने अखबारों में पढ़ा कि वाइस चांसलर बोल रहे हैं जेएनयू 800 बाकी यूनिवर्सिटीज की तरह, जेएनयू में क्या खास बात है, मगर वो तो जेएनयू के वाइस चांसलर हैं, उनको तो ये समझना पड़ेगा कि जेएनयू तो रिसर्च यूनिवर्सिटी है, जेएनयू को बदलना है, रिसर्च कैरेक्टर खत्म करके वही कर दीजिए आप कि यहाँ लोग अपने आप पढ़ना लिखना छोड़े, सर्टिफिकेट कोर्स थोक में शुरू कर दीजिए, हो गया। बट इज दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द नेशन? देश में क्या, देश की भलाई के लिए यही चाहिए। और दूसरा, जेएनयू की रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, जो इंक्लूसिव पॉलिसी है कि और हर 5 साल में तो वो रिव्यू होती है कि और कैसे हम देश का कौन सा जिला छूट गया, देश में कौन सी जो है लोग छूट गए जो अभी तक जेएनयू में आए नहीं, पढ़ नहीं पा रहे, एडिक्वेट नंबर्स में नहीं पढ़ पा रहे, और पॉलिसी रिवाइज होती रहती है। तो उसको सुधारने के लिए अगर जेएनयू की रिजर्वेशन पॉलिसी पे चेंज हो जाएगा, वो बदल जाएगी, तो बस ये दो चीजें हैं, जेएनयू का पूरा ऑल इंडिया कैरेक्टर, जेएनयू का रिसर्च, इसी से जेएनयू की पॉलिटिक्स निकलती है। कि पिछले साल कन्हैया कुमार को लगता है कि भाई कोई परेशानी नहीं है, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से बहस कर सकता हूँ, वो इससे नहीं आ रहा कि इस विचारधारा उस विचारधारा, जेएनयू के तमाम स्टूडेंट्स को ही लगता है कि हम किसी से भी बहस कर सकते हैं, अपने टीचर्स के समेत, जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट के समेत किसी से भी बहस कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी कह रहे हैं सोच समझ के कह रहे हैं, सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, बहस से निकलेगा। मगर बहस का जवाब जब पुलिस होने लगता है, बहस का जवाब जब एफआईआर हो जाता है, बहस का जवाब कोर्ट केस हो जाता है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई एक यूनिवर्सिटी के लिए। तो इसलिए समस्याएं होने लगती हैं। तो जेएनयू में ये हुआ कि लिंडो, मैं ऐसे कह रही हूँ स्टूडेंट्स यूनियन के बारे में, अब मैं जो है, मेरी अब खुशकिस्मती की थी कि बदकिस्मती थी कि मैं जेएनयू में रिकॉर्ड होल्डर हूँ कि मैं 5 साल यूनियन में थी, पहले काउंसलर, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट। अब जो समझते हैं वो समझते हैं कि ऐसा क्यों था। I was a woman who was elected president. The student community tried me very hard. ऐसे नहीं बनाएंगे प्रेसिडेंट। डूसू में हम देखते थे हर साल लड़कियां प्रेसिडेंट बनती थी, मगर जेएनयू ने बहुत टेस्ट किया
बहुत टेस्ट किए, बहुत मेहनत से बना, ऐसे नहीं बना। मगर अभी लिंडो आ गया है, तो लिंडो कमेटी ने कुछ साल पहले तारीफ में जेएनयू के कहा कि जेएनयू का इलेक्शन इतना अच्छा है कि इसको अफसोस कि हम कहीं और नहीं लागू कर पा रहे। बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए ये फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला जैसे ही जेएनयू पे लागू हुआ, जेएनयू का अच्छी इलेक्शन प्रोसेस जो है वो उसमें हो गई। अब हम क्या देख रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अगले साल के कैंडिडेट हैं उनके ऊपर पिछले साल से केस लग जा रहा है, प्रशासन लगा देता है। तो अब एक संगठन के लोग इलेक्शन लड़ जा रहे हैं, बाकी सारे संगठनों के ऊपर केस लग जा रहा है, वो कैंडिडेट ही नहीं बन पाए। अरे अजीब बात है। ऐसे थोड़ी जो है आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। ये हो रहा है जेएनयू में, लोग तो देख रहे हैं कि थोक में एफआईआर हो रही है, एफआईआर करके फिर जो है किसके किसके ऊपर हो रही है, सब देख के जो है देख दाख के एफआईआर हो रही है। ठीक नहीं। तो उसी तरह अगर जेएनयू को यूजीसी गैजेट पे बोलेंगे कि पूरे देश के लिए एक फॉर्मूला, जेएनयू में पढ़ के, जेएनयू में स्टूडेंट पॉलिटिक्स करके जो भी समझ में आया, यही समझ में आया कि हमारा देश इतना डाइवर्स है कि एक फॉर्मूला पूरे देश में हर जगह लागू हो, बहुत ही ब्रॉड चीजों पे हो सकता है मगर हर चीज पे नहीं हो सकता। तो एक ही फॉर्मूला की जेएनयू में भी हर प्रोफेसर के अंदर 5 ही पीएचडी होंगे। अभी पीएचडी की तो ये तो एक अलग कहानी है कि 2006 में ओबीसी रिसर्च में, बस 2 मिनट में खत्म कर रही हूँ, ये बात बोलनी पड़ेगी कि 2006 में जब ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ तो उसके बाद पहली बार, क्योंकि हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमस है, अपनी एनुअल रिपोर्ट निकलती है, रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, मगर पहली बार के लिए चूंकि 54% सीट इंक्रीज करना था, तो यूजीसी ने बहुत गौर से देखना शुरू किया कि सारे स्टूडेंट्स कितने हैं सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में, एमफिल, पीएचडी, एमए, एमएससी, एमकॉम, हर बीए, बीएससी सब में। तो सेंट्रली कंपाइलेशन शुरू हुआ। अब उसमें बहुत सी यूनिवर्सिटीज में इनिशियली निकला कि काफी यूनिवर्सिटी और काफी डिपार्टमेंट उनको यूजीसी से फटकार पड़ी कि ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स 10-20 साल में 2 या 3 पीएचडी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसे निकले थे, उनको फटकार पड़ी थी। अब ये प्रोसेस चली रही थी कि उतनी देर में जो है यूजीसी ने इंट्रोड्यूस किया एपीआई स्कोर कि टीचर्स को जो है अगर एमए किया है तो 5 पॉइंट, एमफिल किया है तो इतना पॉइंट, जेआरएफ किया है इतना पॉइंट, पब्लिश हुआ है इतना पॉइंट। जिस दिन एपीआई स्कोर हुआ उसके अगले दिन से तमाम, मैं उस वक्त ड्यू में पढ़ा रही थी, तमाम टीचर्स के पास मेल आने लगे कि भाई आपको आईएसबीएन नंबर के जर्नल में छपवाना है, 1200 रुपए देके छप जाएगा। तो रोज ही आते थे। मगर एक दिन आया एक मेल कि फ्री में छपवाए, तो उनका देखा जाए फ्री में क्या छपा, उनका 2 आर्टिकल दे दे, एक आपके नाम पे छपेगा, एक हम किसी और के नाम पे छापते हैं तो फ्री हो जाएगा। तो अब ये भी चल रहा है। इस चक्कर में जो है अब जो टीचर्स हैं उनको भी पीएचडी चाहिए, उनका वो नहीं हो रहा, वो असिस्टेंट से एसोसिएट नहीं बन रहे, प्रमोशन नहीं हो रहा। जिनको कल को टीचर बनना है उनको तो पीएचडी चाहिए ही चाहिए। थोक में लोग पीएचडी में एनरोल हो गए। तो ये अभी काउंट हो ही रहा था कि कितने लोग हैं, निकला कुछ लोगों के पास 150-200 पीएचडी के स्टूडेंट्स निकल आए एक ही 2 साल में एनरोल्ड। अब हम लोगों को जेएनयू में क्या लगता है कि ना जेएनयू की ये कमी थी कि जेएनयू में कम पीएचडी करा रहे थे लोग, ना जेएनयू की ये कमी थी कि जेएनयू में 100-200 पीएचडी करा रहे हैं लोग। मगर ये प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सरकार जो लुढ़कती चलती है, तो समझ में भी तो आता है ना कि लुढ़क आप रहे हैं, मगर आपके पास जोर है तो आप उसको इंपोज कर दे रहे हैं। आपको लगा अब ये सोल्यूशन है, बिल्कुल श्योर, अगले साल आपको लगेगा सोल्यूशन कुछ और, तो ये आप सोल्यूशन ले आए कि सबके पास इतने होने पड़े। अब ना इसमें जेएनयू इन्वॉल्व ना उसमें जेएनयू, मगर जेएनयू का रिसर्च कैरेक्टर उससे अंडरलाइन। तो ये तो इस तरीके से, तो मैं गहरी बात भी कह रही हूँ कि जब विचारधारा किसी को लगता है कि देश में एक देश, एक जैसे लोग, एक भाषा, एक ही, जेएनयू से कुछ तकलीफ हो रही है। मगर ये भी बात है कि देश में ये आखिरी इलेक्शन नहीं हुआ, इसके
इसके बाद भी चुनाव होंगे, होते रहेंगे, हार जीत लगी रहेगी, मगर हमारा देश एक ही तरह के लोग, एक ही रूल सबके लिए, एक ही फॉर्मूला, ये नहीं हो पाएगा। उसके लिए मुझे लगता है जेएनयू के कोई ल्यूमिनरीज नहीं, कोई बड़े बड़े दिग्गज नहीं, जेएनयू अपनी वेबसाइट पे नहीं लगाता, बहुत यूनिवर्सिटीज लगाती हैं, हमारे सबसे कौन कौन सबसे जो फेमस लोग हैं, जेएनयू नहीं लगाता अपनी वेबसाइट पे कि फेस सबका दिखा रहा है, नाम दिखा रहा है, देखो हमारे सबसे अच्छे अच्छे लोग ये नहीं लगाता। पर जेएनयू का हर स्टूडेंट जो यहाँ रहता है एक दूसरे के साथ, जो रहती है यहाँ पे, वो यही सीखते हैं कि हम बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह की सोच है, बहुत तरह की समझ है, और हम एक दूसरे के साथ रहना सीख पाए और एक दूसरे के ऊपर कुछ न थोप, यही आज़ादी